प्यारे बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए अगर आप इंग्लिश का पेपर देते हो तो आपके पास ग्रामर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। अगर आप सोचोगे कि एक दिन में रट लो, 2 दिन में रट लो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि रटने के बाद भी चीज़ें भूलती हैं। इसलिए मैं आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ नया दिखाता हूँ, कुछ लाता हूँ, ताकि ग्रामर के साथ साथ आपका हर पार्ट तैयार हो। तो आइए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है एकदम बढ़िया से। वन हु टॉक्स टू मच, इसका हिंदी है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा बोलता हो। टॉक करता हो यानी बोलता हो, बात करता हो। टू मच माने बहुत ज़्यादा। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, इसके लिए 4 ऑप्शन है। टॉकर है, स्लोकेसियस है, स्पीकर एंड रेडिसेंट है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप इसे जान लीजिए और अपने नोटबुक में जरूर बनाइएगा। हवा में मत पढ़िएगा, लिख के पढ़ा जाता है, नोटबुक बना के पढ़ा जाता है। तो पहले का आंसर होगा बी। लोकेसियस का मतलब होता है बातूनी, यानी जो बहुत ज़्यादा बात करे। तो आंसर होगा हमारा बी, सटीक आंसर है हमारा बी। ठीक है, बाकी की मीनिंग आप डिक्शनरी से ढूंढिएगा। मैं मेन वर्ड बता दिया, आपको नोटबुक में लिखना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आएगा भी और एग्जाम में भी आता है। ए पेपर रिटन बाई हैंड, यानी एक ऐसा पेपर जो हाथ से लिखा गया हो। जैसे कई बार आप किताब पढ़ते हो या कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो वो प्रिंटेड होता है मशीन से, लेकिन कुछ लोग हाथ से भी लिखते हैं। तो अगर कोई भी पेपर हाथ से लिखा हुआ है, यानी उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो हाथ से लिखी गई है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों, एक शब्द में मैनोस्क्रिप्ट। याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। हाथ से लिखा हुआ कोई भी लेख, हस्तलेख जैसे होता है ना कि हाथ से लिखा हुआ नोट्स, तो उसे कहते हैं मैनोस्क्रिप्ट। स्टेट इन विच अ फ्यू गवर्न द मेनी, इसका मतलब समझाता हूँ मैं। स्टेट का मतलब राज्य या अवस्था, स्थिति। इन विच जिसमें, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ लोग, गवर्न शासन चलाते हैं, द मेनी बहुतों पर। जैसे अभी आप देखोगे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, यानी इसमें हर व्यक्ति के पास अधिकार है। लेकिन पहले क्या होता था, कई सारे राज्यों में, कई सारे जगहों पर होता ये था कि कुछ लोग, जैसे मान लो कि किसी भी देश के या किसी भी राज्य के कुछ धनी लोग मिल करके पूरा शासन चलाते थे, पूरे शासन को मैनेज करते थे। तो वही कह रहा है कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसी स्थिति जिसमें अ फ्यू कुछ ही लोग गवर्न द मेनी, जो बहुत लोगों पर शासन चलाते हैं, शासन करते हैं। तो इसे कहते हैं अल्पतंत्र। अल्पतंत्र जैसे प्रजातंत्र होता है ना, तो प्रजातंत्र में पूरी प्रजा इसमें मालिक होती है, और अल्पतंत्र में कुछ ही लोग मालिक होते हैं, और इसे कहते हैं ओलिगार्की। आंसर होगा सी, याद रखिएगा ज़रूर। बाकी सबकी भी मीनिंग आपको पता चल जाएगी, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें आएंगी बाद में। साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स कह रहा है ना कि भूकंप का विज्ञान, आपने पढ़ा होगा, ये तो बहुत ही फेमस है, जीके जीएस में भी आ जाता है। भूकंप का विज्ञान क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है। अर्थन है, रिक्टर स्केल है, क्योकोलॉजी, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, सेस्मोलॉजी। तो आपको पता होगा कि भूकंप का विज्ञान कहलाता है सेस्मोलॉजी, इसलिए आंसर होगा डी। लिख लीजिएगा नोटबुक में। ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स का हिंदी होता है अनाज। हाउस मतलब घर, स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना। तो अनाज घर बोल रहा है कि अनाज को संग्रह करने का घर, यानी कोई भी ऐसा जगह, कोई भी ऐसा घर जिसमें अनाज को संग्रह किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि खेती करने के बाद किसान कुछ अनाज अपने घर में भी रख लेता है, या कोई भी इंसान खरीद के लाता है तो वहाँ पे अनाज इकट्ठा करता है। अगर तो इस इकट्ठा करने वाले जगह को ही पूछ रहा है क्या कहते हैं, पूछ रहा है कि। तो 4 ऑप्शन है, अवियरी है, स्टोर रूम है, एम्पलीफायर है एंड ग्रैनरी है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा हमारा डी। ग्रैनरी का मतलब होता है अनाज संग्रहालय, अनाज रखने का जगह। ठीक है, अब आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, और बहुत ही बढ़िया इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आया हूँ। बच्चों से अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है ऐसे प्रश्नों में। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको तो पता ही है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, रटना पड़ता है। ठीक है ना, कई बार तो आप देख के समझ सकते हो, लेकिन कई बार रटना भी पड़ता है। फ्लैश एंड ब्लड, प्यारे बच्चों फ्लैश एंड ब्लड का मीनिंग बताना आपको। वैसे तो फ्लैश का हिंदी होता है मांस, और ब्लड का हिंदी होता है खून। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शन है, सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ह्यूमन नेचर, मानव का स्वभाव या इमोशन, ये फीलिंग्स, होपफुल आशा से भरा, और इन डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना। तो फिर इसका आंसर होगा क्या? तो फ्लैश एंड ब्लड का पहले मतलब आपको जानना होगा। आप हिंदी में लिख लो, फ्लैश एंड ब्लड की कई मीनिंग है। पहला मीनिंग तो आप लिख लो, अपना रिश्तेदार, कोई खून से संबंधित कोई रिश्तेदार, जैसे यू आर माई फ्लैश एंड ब्लड। तो इसका मतलब है कि आप मेरे खून हो, आप मेरे खून से संबंधित हो, आप मेरे परिवार के हो। फ्लैश एंड ब्लड का एक मीनिंग हो गया अपने परिवार का। तो 4 ऑप्शंस में कहीं भी अपने परिवार का ऑप्शन नहीं दिया है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक और बात बता दूँ, फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है मानव का स्वभाव या इमोशंस या फीलिंग्स। ठीक है ना,
फ्लैश एंड ब्लड का एक और मीनिंग होता है मानव का स्वभाव या मानव की फीलिंग्स, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम फ्लैश एंड ब्लड, इसका मतलब क्या है? देखो, आई एम फ्लैश एंड ब्लड मतलब मैं मांस हूँ, मैं खून हूँ। इसका मतलब मैं एक इंसान हूँ और मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। मानव का स्वभाव है गलतियाँ होना, यानी फ्लैश एंड ब्लड का मतलब हुआ ना कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स है, ह्यूमन नेचर है। वो परफेक्ट नहीं हो सकता, उससे गलतियाँ होती हैं। अगर आप किसी को भी कहते हो कि यू आर फ्लैश एंड ह्यूमन, मतलब क्या? तुम मांस हो और ब्लड हो, खून हो, यानी तुम भी मांस और खून से ही बने हो, यानी तुम्हारे अंदर भी ह्यूमन नेचर है। यू हैव ह्यूमन नेचर, यू हैव ह्यूमन फीलिंग्स। तो भाई इसका आंसर होगा बी। फ्लैश एंड ब्लड का हिंदी एक होता है अपने परिवार का कोई सदस्य, और दूसरा हिंदी होता है मानव का अनुभव, मानव का एक एहसास, मानव का स्वभाव। तो आंसर होगा हमारा बी, ह्यूमन नेचर, ठीक है। आई एम फ्लैश एंड ब्लड, इसका मतलब है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं भी मांस और खून से वगैरह से बना हूँ और मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। तो आंसर होगा हमारा बी, ह्यूमन नेचर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई बहुत ही बढ़िया इडियम है, इसका मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शन है। टू अपोलोजाइज है, नॉट डिजर्विंग है, सपोर्ट द अदर है और इनफिक्स है। होगा क्या? तो भाई इसका मीनिंग पता होना चाहिए ना, तो आप इसका मीनिंग लिख लो। टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब होता है शर्मिंदा होकर के माफ़ी मांगना। हिंदी क्या है? शर्मिंदा होकर के माफ़ी मांगना। जैसे होता ना कई बार कि आप अपने किसी बात पर जिद पे अड़े रहते हो कि मेरा ही सही है, मेरा ही सही है, लेकिन जब वो गलत आप हो जाते हो तब आप शर्मिंदा हो जाते हो और माफ़ी मांगते हो, हाँ यार मैं तो गलत था हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तब आप ये लाइन यूज करते हो, टू ईट अ हम्बल पाई। और माफ़ी मांगने की अंग्रेजी 4 ऑप्शन में ए होगा, टू अपोलोजाइज। कभी कभी टू से सॉरी भी आ सकता है भाई, लेकिन अपोलोजाइज का भी मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है। तो आंसर होगा ए, याद रखिएगा, इंग्लिश भी बता दिया। टू राइज टू द ओकेजन, इसका मीनिंग बताना है भाई। टू राइज टू द ओकेजन बहुत बढ़िया आइडिया, मैं देख रहा हूँ एकदम नया है। पहला ऑप्शन है टू एक्ट एज द ओकेजन डिमांड्स, दूसरा है टू स्केप, तीसरा है टू मेक फुल यूटिलाइजेशन, मैंने पूरा सदुपयोग कर लेना, और टू शो सस्पिशन, संदेह दिखाना। होगा क्या आंसर? टू राइज टू द ओकेजन का पहले हिंदी मीनिंग पता होनी चाहिए ना। अच्छा, हिंदी मीनिंग आपको पता होता है तो आप आंसर लगा लेते हो आराम से। टू राइज टू द ओकेजन का पहले आप हिंदी लिखो। टू राइज टू द ओकेजन का मतलब होता है ना कि किसी भी स्थिति को, किसी भी सिचुएशन को तरीके से सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक डील कर लेना, हैंडल कर लेना। यानी कैसा भी स्थिति हो, अच्छा हो चाहे बुरा, उसको अच्छे से संभाल लेना। ये इसका हिंदी हो गया। अब ये तो हिंदी हो गया, अब ऑप्शन में देखते हैं। तो देखो इसका आंसर होगा ए, टू एक्ट। टू एक्ट का मतलब होता है काम करना, एज जैसा कि द ओकेजन डिमांड्स, मतलब ओकेजन का मतलब होता है अवसर या स्थिति, तो डिमांड का मतलब मांग करना। तो हिंदी निकलेगा कि जैसा स्थिति डिमांड करती है ना वैसा ही काम करना, यानी जैसा स्थिति है उसी हिसाब से एक्ट कर लेना, काम कर लेना, अर्थात उसको संभाल लेना। तो ऑप्शन में ए सही है। टू राइज टू द ओकेजन का मतलब होता है स्थिति के अनुसार संभाल लेना स्थिति को, जैसा स्थिति रहेगा वैसा हम संभाल लेंगे। वही है टू एक्ट एज द ओकेजन डिमांड्स। टू एक्ट काम करना, एज जैसा कि द ओकेजन यानी अवसर या स्थिति डिमांड्स, जैसा ओकेजन यानी स्थिति डिमांड करती है उसी तरीके से बर्ताव करना, एक्ट करना, यानी चीज़ों को संभाल लेना, वहाँ पे परेशान नहीं होना, उस चीज़ों को संभाल लेना। तो आंसर होगा ए। टू मेक अमेंड्स अगला है हमारा, बहुत बढ़िया है। टू मेक अमेंड्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। टू मेक अमेंड्स का मतलब क्या होता है? तो भाई प्यारे बच्चों, अमेंड का हिंदी होता है सुधार, संशोधन, ठीक है ना। टू मेक अमेंड्स का मीनिंग पूछ रहा है, तो अमेंड मतलब सुधार होता है, तो इससे भी कुछ पता चल सकता है। 4 ऑप्शन है। टू गिव कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति करना, टू यूटिलाइज टाइम, समय का सदुपयोग करना, टू टेक रिस्क, जोखिम उठाना, टू मेक हेस्ट, जल्दीबाजी करना। होगा क्या? देखो, टू मेक अमेंड्स का मतलब होता है ना सुधार करना, जैसे कुछ गलती हो गया, कुछ कमी हो गया, कुछ क्षति हो गया, तो उसको पूर्ति कर देना, यानी उसको सुधार देना। तो ऑप्शन में देखो ना, ए सही है। टू गिव कंपेंसेशन, कंपेंसेशन माने क्षतिपूर्ति यानी भरपाई, यानी भरपाई का मतलब क्या है? कुछ कमी हो गया है, कुछ गलत हो गया तो उसको सुधारना। तो टू मेक अमेंड्स का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, यानी गलती को सुधारना। और ऑप्शन में ए होगा टू गिव कंपेंसेशन, यानी कंपेंसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, और मेक माने करना, क्षतिपूर्ति करना यानी क्षति जो हो गई है उसको पूरा करना, उसकी यानी उसको सुधारना। तो आंसर होगा ए। 5वां बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम के लिए, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है क्या? आप हिंदी में जान लो पहले, बहुत बढ़िया है, बार बार रिपीट होता है, एसएससी, बैंक, एयरफोर्स, नेवी, हर एग्जाम में आता है ये। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है
कि अपनी गलती को स्वीकार लेना। आप हिंदी लिख लो, अपनी गलती को स्वीकार लेना। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, अपनी गलती को स्वीकार लेना। अब 4 ऑप्शन है। हैविंग कफ, अच्छा हैविंग कफ का माने खांसी होना। टू रिमूव कफ का मतलब है खांसी को ख़त्म कर देना। टू कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों गलती को स्वीकार करना, जिसे हम लोग एडमिट भी कहते हैं। टू कन्फेस का मतलब होता है गलती को सुधार देना, स्वीकार लेना कि हाँ भाई मैंने गलती किया है, और एडमिट का भी वही मीनिंग होता है। और डिनाई समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को इनकार कर देना। जैसे मैंने कहा चाय पियोगे, तो आपने कहा नो सर आई डिनाई, मैं अस्वीकार करता हूँ। तो आंसर होगा हमारा सी, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना गलती को। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ये कब कैसे आएगा ये कोई नहीं जानता, पर तैयार रहोगे तो कभी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाओगे आप। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेहनत जरूर करिएगा, लगातार पढ़िएगा, नोटबुक में सब उतार लीजिएगा। थैंक यू।